शादी की रात दुल्हन हुई किडनैप भाग 6। मेरी बातें सुनकर वो शायद गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं कमरे में आई मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। कॉल आशु की थी। मैंने नंबर देखा तो एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई थी। किस बात की बेचैनी थी उसे? क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? अब तो मैं खुद कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, तो क्यों नहीं छोड़ रहा था? पहले तो खुद कहता था जब चाहोगे डिवोर्स दे दूंगा। अब क्या तकलीफ़ है? क्यों डिवोर्स के नाम पर लाल पीला हो रहा है? लगातार उसकी कॉल आ रही थी और मैं जानबूझकर डिस्कनेक्ट कर रही थी। मैं जानती थी कि मेरा यूँ बार बार फ़ोन काटना उसे कितना गुस्सा दिला रहा होगा। उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, जिया कॉल उठाओ, जिया कॉल उठाओ। अगर मेरे हाथ से मरना नहीं चाहती तो कॉल उठा लो। मैंने फिर भी कॉल नहीं उठाई। पूरे दिन उसकी कॉल मैसेज आते रहे। रात को जब वो ऑफिस से आया तो बेहद गुस्से में था। रजनी ने खाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। वो कहने लगा मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं जानती थी कि वो बहुत गुस्से में है और रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। आज मैंने कमरे के दरवाजे को लॉक किया था और लाइट बंद करके सो गई थी। रात को दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ मुझे आती रही, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह तक आशु का गुस्से से बुरा हाल था। अगली रात को भी मैं दरवाज़ा लॉक करके लेटी थी। रात को सावन रोने लगा तो मैं उसे फीडर पिलाकर सुला चुकी थी। जब मुझे लगा कि कमरे के पीछे की तरफ खुलने वाली खिड़की पर कोई है, मैंने सावन को बेड पर लिटाया और जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ी तब तक वो मेरे कमरे में आ चुका था। उसे अपने कमरे में देखकर मुझे हैरत हुई थी। वो चोरों की तरह से भी मेरे कमरे में आ सकता है। उसे कमरे में देखकर मैं घबराई थी। मैंने कहा आशु। मैंने भी इतना ही कहा था जब उसने मेरी कलाई पकड़ी और कहने लगा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या समझती हो मुझे? मैं पागल हूँ? मैं सुबह से तुम्हें कॉल पर कॉल किए जा रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारे हुक्म की ग़ुलाम नहीं हूँ, समझे तुम ही ने कहा था कि जब मैं तुमसे डिवोर्स मांगूंगी तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा अब नहीं दे सकता और ना ही दूंगा। मैंने कहा क्यों? अब क्यों नहीं दे सकते? तो कहने लगा मेरा बच्चा मेरे घर में ही रहेगा और तुम उसे पालोगी, यही कहा था ना तुमने? मैंने कहा बात सिर्फ सावन की है। आशु कहने लगा हाँ। मैंने कहा ठीक है, रख लो अपना बेटा और उसे रजनी पाल लेगी। मुझे डिवोर्स दे दो। मेरी बात सुनकर कुछ देर मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। कहने लगा डिवोर्स क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हें तो किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना था। फिर शादी करके क्या करोगी जिया? वो भी ऐसे इंसान के साथ जो पहले ही एक औरत को छोड़ चुका है, जो एक औरत को बसा नहीं सका, वो तुम्हें भी क्या बसाएगा? मैंने कहा ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। वो कहने लगा जानता हूँ मैं तुम क्या चाहती हो, आज और अभी तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। जाहिर है 1 साल 2 महीने बीत गए हैं, तुम भी कब तक सब्र और बर्दाश्त करोगी? आखिर तुम्हारा अधिकार है मुझ पे, मेरी पत्नी जो हो तुम। सिर्फ इतनी सी बात है। आजकल जज्बात तंग करते होंगे ना तुम्हें, मेरे बगैर चैन नहीं आता होगा। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने कहा मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं चाहिए। कहने लगा सारी लड़ाई तो इसी बात की है, मेरी मोहब्बत को मिस कर रही हो जाने मन, इसलिए तो ऐसी बातें कर रही हो ताकि मैं तैश में गुस्से में आकर पागल हो जाऊं और फिर अनकंट्रोल होकर तुम्हारे करीब आऊं। इट्स ओके, समझ में आता है मुझे। ये जो तुम्हारे अंदर तड़प है वो किस बात की है? रजनी के साथ मुझे देखकर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत को। मैंने कहा आशु देखो मेरे करीब मत आना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाना। तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वो लाइट बंद कर चुका था और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड तक ले आया। कहने लगा दूसरी शादी करके क्या करोगी? वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी, 4 जोड़ों के अलावा अपना अधिकार भी तो जिताएगा। जिया वो अधिकार मैं ही दे देता हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी संगत, मुझे नफ़रत है तुमसे। वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैं उसे खौफ से दूर करने लगी थी। उसके चौड़े सीने पर मुक्के मारने लगी। मैंने कहा तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। मेरे साथ सिर्फ हैवानियत ही कर सकते हो। मोहब्बत तो तुम रजनी के साथ करते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी संगत। तो कहने लगा अच्छा तो इस बात की तकलीफ़ है कि मैं रजनी पर अपनी मोहब्बत न्यौछावर करता हूँ और तुम पर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ मेरी कमर तक जाने लगा था और उसने
झटके से मुझे अपने बिल्कुल करीब कर लिया था। वो कहने लगा, मोहब्बत चाहिए तुम्हें, चलो आज तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत, आई हेट यू। कहने लगा, झूठ मत बोलो जाने मन, ये नफ़रत नहीं है, जेलसी है, और जेलस मोहब्बत में होती है। कह क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला था। मैंने कहा, हाँ, नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, एक ऐसे इंसान से जो मुझे सबके सामने पत्नी ना कह सके। तुम मर्द हो ही नहीं सकते, डरते हो रजनी से, इसलिए कह रही हूँ, छोड़ दो मुझे। औरत इज्जत चाहती है, समाज में अपने रिश्ते की पहचान चाहती है, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बदले का सामान हूँ। मैं शायद बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी, अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा कर रोने लगी थी। वो मेरे पास आ गया, कहने लगा, थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं रजनी को बता दूँगा। मैंने कहा, नहीं, तुम बस मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया, कहने लगा, अच्छा तो ये ज़िद है तुम्हारी। मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो जिया, आशुतोष अपनी चीज़ किसी दूसरे के पास नहीं जाने देता और ना ही बर्दाश्त कर सकता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी ही रहोगी, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैंने कहा, झूठ बोलते हो तुम, कल तक तो तुम मुझे कहते थे कि जब तुम्हें डिवोर्स चाहिएगा मैं दे दूंगा, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो वो कहने लगा, तब भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस तुम्हारी बर्दाश्त की हद आज़मा रहा था। मैंने कहा, आज़मा लिया, अब आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहो। मैंने बेदर्दी से हाथ से अपने आंसू साफ़ किए थे। कहने लगा, क्या करोगी तुम? मैं जब तुम्हें डिवोर्स दूंगा ही नहीं तो कैसे दूसरी शादी कर लोगी? कर ही नहीं सकती। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, वरना चिल्ला कर रजनी को बुला लूँगी। कहने लगा, रजनी की धमकी मुझे मत दिया करो, बता दूँगा उसे भी एक दिन। मैंने कहा, उसके बाद तुम्हारी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आशु, वो चुप होकर ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। कहने लगा, देख लूँगा उसे भी और तुम्हें भी, फ़िलहाल अपने दिमाग से डिवोर्स का खन्नास ख़त्म करो, कोई डिवोर्स नहीं होगी तुम्हें। ये कहकर वो चला गया। मैं बेड पर बैठ कर रोने लगी। अगले दिन मैंने रात के खाने पर रजनी से कहा, वो अपने घर वालों को बता दे कि मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी। ये सुनकर आशु मुझे गुस्से से देखने लगा, लेकिन रजनी बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहने लगी, मैं भी ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाकर आती हूँ। वो फ़ौरन से अपनी माँ से बात करने के लिए ऊपर चली गई। आशु कहने लगा, ये अब कौन सा नया तमाशा है? मैंने कहा, रोक सकते हो तो रोक लो, कर लो स्वीकार रजनी के सामने कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, या फिर अपने सामने मुझे किसी और की दुल्हन बनते हुए देख लो। कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैंने कहा, मैं कर लूँगी, वरना या तो तुम मुझे डिवोर्स दो या फिर स्वीकार करो हमारे रिश्ते को रजनी के सामने। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन ही रजनी की मम्मी और उसकी बहनें आ गई। वो सब लोग बहुत खुश थे, रजनी भी बहुत खुश थी। रजनी की मम्मी ने अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर 4 दिन बाद का मुहूर्त निकलवा लिया था। आशु ने घर में बात करना बंद कर दिया था। न वो मुझसे बोलता था और न ही रजनी से कोई बात करता था। खैर, 4 दिन हो चुके थे और मेरी शादी का दिन भी आ गया था। बहुत सादगी के साथ मेरी शादी होनी थी। सिर्फ रजनी का परिवार ही हमारे घर आया था। आशु के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी थी, गुस्सा नहीं था। मेरी शादी बिल्कुल करीब थी, लेकिन मैं हैरान थी कि आशु कुछ क्यों नहीं कह रहा है, क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं सच में शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो सिर्फ मैं इसलिए कर रही थी ताकि आशु अपना मुंह खोले और सबको बताए कि मैं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल खामोश था और मेरी शादी होते हुए देख रहा था। मैं अब बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और रस्में शुरू हो चुकी थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि अगर मेरी शादी रजनी के भाई से हो गई तो क्या होगा। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं ये बात सबको नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं ये सब आशु के मुंह से कहलवाना चाहती थी। जैसे ही पंडित जी ने हमें फेरों के लिए खड़े होने के लिए बोला, तभी आशु ज़ोर से दहाड़ा, कहने लगा, ये शादी नहीं हो सकती। रजनी बोली, क्यों नहीं हो सकती? वो कहने लगा, क्योंकि जिया मेरी पत्नी है। रजनी कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, नहीं रजनी, मैं सच बोल रहा हूँ, जिया मेरी ही पत्नी है। रजनी ने आशु का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, क्यों, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे तो पहले ही शक था, इसलिए मैं जल्दी से अपने मायके नहीं जाती थी।
मुझे तो उस दिन शक हो गया था जिस दिन तुम्हें जिया के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली थी। तुमने ज़बरदस्ती मुझे मेरे मायके 15 दिन के लिए भेजा था। मेरे दिल में शक पैदा हो रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ 4 दिन में ही लौट आई थी। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आशु रजनी से गिरेबान छुड़ाते हुए ज़ोर से बोला, ये मेरी पहली पत्नी है और वो बच्चा मेरा है। रजनी पीछे हटती हुई एक दीवार के सहारे से खड़ी हो गई। रजनी का परिवार चुप होकर ये सब देख रहा था। भी रजनी की मम्मी रजनी के पास आई और कहने लगी, रजनी चलो हमारे साथ अपने घर वापस। अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुकना। इस धोखेबाज के साथ हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। रजनी कहने लगी, नहीं मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये मेरी और आशु के बीच की लड़ाई है। आप सब अपने घर चले जाएं। ये सुनकर उसके परिवार वाले आशु को बुरा भला बोलकर जा चुके थे। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। रजनी दीवार से लगकर वहीं नीचे बैठ गई जहाँ पे खड़ी हुई थी। मैंने अपनी शादी का वो ही लहंगा पहना हुआ था जो आशु से शादी करते हुए पहन रखा था। ये आशु ने ही मेरे लिए मेरे घर पे भिजवाया था। आशु एक कुर्सी पे सर पकड़कर बैठ गया। धीरे धीरे रात हो चुकी थी। मैं रजनी का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि इस दर्द को मैं भी आज तक सह जा रही थी। लेकिन फिर भी आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिला था। दिल में हल्की हल्की सी खुशी महसूस हो रही थी। आशु मुझसे कहने लगा, जिया चलो उठो, अपने कमरे में जाओ। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा और आज से मैं तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार दूंगा, वो अधिकार जो एक पत्नी को मिलने चाहिए। ये सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। रजनी कुछ नहीं बोली, वो नीचे नज़रें किए बैठी रही। कुछ देर में आशु भी मेरे कमरे में आ चुका था। आशु ने कमरे में आकर अंदर से कुंडी लगा ली और मेरे पास आकर बैठ गया। सामान आज दोपहर से आंटी के पास था। आशु ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और मुझे देखने लगा। कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर कहने लगा, ये क्या करने जा रही थी? कभी सोचा है तुमने मेरे बारे में? ये कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। उसमें सोने का लॉकेट था। वो उसने मेरे गले में डाल दिया। उस लॉकेट पे आशुतोष लिखा हुआ था। उस कहने लगा, ये लॉकेट मैंने बहुत पहले बनवा लिया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कभी मौका ही नहीं दिया अपने पास आने का। मैं चुप होकर उसकी सब बातें सुन रही थी, क्योंकि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आशु है जो हर वक्त मुझे गुस्से से बात करता था, धमकियाँ देता था। वो और कुछ कहता इससे पहले एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। ये आवाज़ ऊपर से आई थी। आशु और मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागे। रजनी ने अपना कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था और सामान फेंकने की आवाज़ें आ रही थी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। आशु ने कहा, रजनी दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। रजनी कहने लगी, नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, मैं अपनी जान ले लूँगी आज अपनी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो कहने लगा, रजनी एक बार दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, अपने हाथ अपने साथ, बस एक बार दरवाज़ा खोल दो, मेरी बात सुन लो प्लीज़ रजनी, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही रजनी ने दरवाज़ा खोला, मेरे तो उसको देखकर होश उड़ गए थे। चारों तरफ कमरे में कांच ही कांच बिखरा पड़ा था। उसके ऊपर चलने से रजनी के पैर ज़ख्मी हो गए थे और काफ़ी खून भी निकल रहा था। आशु ने कहा, जिया जल्दी से दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स दो। मैंने बॉक्स उसको निकाल कर दे दिया और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और एक अटैची में अपने 4 जोड़े रखे और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। मैंने चौकीदार को गेट खोलने के लिए बोला। चौकीदार कहने लगा, बीबी जी रात काफ़ी हो गई है, अब आप कहाँ जाओगी? अगर आप चली गई साहब जी बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, काका अगर आज मैं ना गई तो अनहोनी हो जाएगी, आपकी छोटी बीबी अपने साथ कुछ कर बैठेगी, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सुनकर चौकीदार ने गेट खोल दिया था। मैं रात भर भटकते हुए अनाथ आश्रम पहुँची थी। मैंने उनको यही बताया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे बारे में कुछ भी पूछताछ करें। ये सुनकर उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मुझे अंदर भेज दिया, जहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ भी थीं और उनमें कुछ जवान लड़कियाँ और कुछ काफ़ी उम्र की औरतें भी थीं। वहाँ पे सोने के लिए मुझे एक फोल्डिंग बेड मिला था। मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी। वैसे तो मैं जानती थी कि रजनी और आशु दोनों मिलकर मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं अंदर से तड़प रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा मेरा कलेजा बाहर निकलने को आ रहा है।
मैं बहुत तड़प रही थी अपने बच्चे से मिलने के लिए, उसे गोद में लेने के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे आशु की भी बहुत याद आ रही थी। मेरा मन हो रहा था कि मैं आशु से एक बार मिल लूं, लेकिन मैं मिल नहीं सकती थी। मैं अब तक समझती थी कि मुझे आशु से नफ़रत है, लेकिन यहाँ पे आकर के मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था। मेरे रात दिन बेचैनी से गुजर रहे थे। मैं आशु की एक झलक पाने के लिए तड़प रही थी। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि मैं आशु से मोहब्बत करने लगी हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन कटने लगे और मुझे अपने बच्चों और आशु की बहुत याद परेशान करने लगी। मैंने अपने दिल को पत्थर का बना लिया था और यही सोच लिया था कि मैं अब कभी उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा वहाँ पर जाना रजनी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने पति को कभी नहीं बांट सकती। शायद मेरे नसीब में यही था। शादी हुई तो पति ना मिल सका और बच्चा हुआ तो बच्चे से जुदा होना पड़ा। ऐसे ही वहाँ पे रहते हुए मुझे 4 महीने गुजर गए थे। एक दिन एक लड़की ने कहा, मुझे ऑफ़िस में मैडम बुला रही हैं। मैंने सोचा पता नहीं क्यों बुला रही होंगी, शायद कुछ काम होगा। जैसे ही मैं ऑफ़िस में गई तो मैं देखते ही दंग रह गई। वहाँ पर कुर्सी पे एक शख्स बैठा हुआ था, जिसकी शेव बढ़ी हुई थी, बाल भी बढ़े हुए थे, कपड़े भी बहुत सादे से पहने हुए थे। वो आशु था। वो देखकर मुझे खड़ा हो गया। मेरे तो उसको देखकर आंखों में पानी भर आया। मैडम कहने लगी, जिया क्या तुम इनको जानती हो? आशु ने कहा, ये मेरी पत्नी है। मैडम ने कहा, लेकिन इन्होंने तो कहा था कि इनका दुनिया में कोई नहीं है। आशु कहने लगा, मैडम मैं इनका पति हूँ और मैं इनको अपने घर वापस लेकर जा रहा हूँ। किसी बात पर नाराज़ होकर ये यहाँ पर आ गई थी। मैडम ने मुझसे पूछा, क्या ये आपके पति हैं? मैंने हाँ में सर हिला दिया। आशु मेरे पास आया और बोला, जाओ अंदर से अपना सामान ले आओ और घर चलो। मैंने कहा, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। मुझे देखकर रजनी खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। मैं यहीं ठीक हूँ। आशु कहने लगा, तुम घर तो चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मैं उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर आ गई हूँ। अब मैं दोबारा उस घर की तरफ नहीं जाऊँगी। आशु कहने लगा, जिया ज़िद ना करो, सावन बहुत बीमार है। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? आशु कहने लगा, जिया कोई कितना भी ध्यान रख ले, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो तुम्हें बहुत याद करता है और अब कई दिन से उसका बुखार भी नहीं उतर रहा। ये सुनकर मैं अपने कमरे से जल्दी से अटैची उठा कर ले आई और आशु के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। कहने लगा, क्यों चली गई थी तुम? मैंने शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ तुम्हें ढूंढा ना हो। सब जगह तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा। मैं ढूंढते ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक पहुँच गया था। मैंने तुम्हारे घर वालों से पूछा, तुम वहाँ भी नहीं थी। उनसे माफ़ी मांगी, उनको सब कुछ बताया कि कैसे मैंने तुम्हें अगवा किया था। मैंने बताया कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जो कुछ वीडियो में जिया ने कहा था वो सब मैंने ज़बरदस्ती कहलवाया था। वो भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। वो गाड़ी साइड में रोककर मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगा, जिया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा। इन 4 महीनों में मुझ पे क्या बीती है मैं ही जानता हूँ। पागल सा हो गया था मैं तुम्हारे बिना। तुम जानती हो, मोहब्बत तो मुझे तुमसे उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मुझसे माफ़ी मांगी थी। जब मैं तुम्हें अपने घर ले आया था तब से ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों खुद को रोक रहा था। मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा जाता था, फिर भी मैं खुद को ज़बरदस्ती रोक कर रखता था। इसीलिए मैंने दूसरी शादी करने का सोचा था कि शायद दूसरी शादी करने के बाद तुम्हारी तरफ मेरा दिल नहीं खींचेगा। मैंने कहा, जब तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई थी तो फिर तुमने दूसरी शादी की ही क्यों? वो कहने लगा, जब मैं तुमसे शादी करने की बात कह रहा था तो तुमने क्यों नहीं रोका? तुम भी तो कह सकती थी कि मेरे ऊपर सौतन क्यों ला रहे हो। तुमने भी तो चुपचाप मुझे इजाज़त दे दी थी दूसरी शादी करने की। तुम रोक लेती, लड़ाई करती, मुझसे झगड़ा करती। उसकी ये बातें सुनकर मेरे आंसू बहे जा रहे थे। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ़ किए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, जिया जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो उस दिन से आज तक जितने भी मैंने तुम्हें दुख दिए हैं, परेशान किया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो और ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूँ।
तुम्हारे सारे अधिकार तुम्हें देने का वादा करता हूँ, जिसकी तुम हकदार हो। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग घर पहुँचे। सामने ही लाउंज में रजनी सावंत को गोद में लेकर बैठी हुई थी। मैंने जाते ही सबसे पहले अपना बेटा गोद में लिया और उसे प्यार करने लगी। मैं उसके सर पर, गालों पर, हाथों पर, सब जगह पागलों की तरह प्यार कर रही थी। वो बदहवास सा मुझे देख रहा था। तभी रजनी मेरे पास आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, जिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो क्यों ना हम सब कुछ भूल करके आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, जिसमें हम दोनों शौकन बनकर नहीं बल्कि दो बहनें बनकर ज़िंदगी गुजारें। ये सुनकर मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। ये सब देखकर आशु भी बहुत खुश हुआ था। अगले दिन आशु मुझे मेरे घर वालों से मिलाने ले गया था। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि आशु ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था और माफ़ी भी मांग ली थी। आज आशु की और मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। हम तीनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है और रजनी के पास एक बेटा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी।